जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। आज हम लोग परिचर्चा करेंगे डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या है परिभाषा। अलग अलग समय में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने यानी इकोनॉमिक्स ने अलग अलग समय पे अर्थशास्त्र को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेप्ट में परिभाषित किया है। पहली बात करूं तो एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ कॉन्सेप्ट पे डिफाइन किया 1776 को 1776 पर। दूसरी बात करूं तो मार्शल साहब, उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को वेलफेयर कॉन्सेप्ट पे 1890 पे। तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करूं तो तीसरा कॉन्सेप्ट स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, जिसको दिए हैं रॉबिन साहब 1932। और चौथा बात करूं सर तो चौथा है हमारा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको दिया है पॉल सैमुएल्सन साहब 1948 में। ये थे हमारे वो इकोनॉमिक्स जिन्होंने अलग अलग विचारधारा में अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया है। लेकिन आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ ये चार लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट में परिभाषित नहीं किया है। इसके अलावा एक और नाम है जिसका नाम है एसी दास, जो सन 2011 में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है आपके सिलेबस में। लेकिन यही चार कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हम यही चार कॉन्सेप्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एसी दास, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट 2011 में दिए हैं, हम उनका भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके एग्जामिनेशन, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ यही चार कॉन्सेप्ट का परिचर्चा करना है। सबसे पहला ध्यान से देखेंगे कि सर इस टॉपिक का किस किस नामकरण से जाना जाता है। आपके एग्जामिनेशन में यह टॉपिक किस किस नाम से आ सकता है, तो ध्यान देंगे तो इस टॉपिक का नामकरण जो है सर वो इवोल्यूशन इन द डिफिनेशन, इवोल्यूशन इन द डिफिनेशन, यानी कि इवोल्यूशन इन द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यह आपसे पूछ सकता है हिंदी में अर्थशास्त्र की परिभाषा के विकास क्रम, कि अर्थशास्त्र को अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से डिफाइन किया। दूसरा इसका नाम हो सकता है सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तीसरी बात करें सर तो तीसरा आपका हो सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब आप समझ सकते हैं डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को तीन अलग अलग टॉपिक से समझा जा सकता है या उनका हम नाम जान सकते हैं। पहला इवोल्यूशन इन द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और तीसरा बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखेंगे सर सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसमें से सबसे पहली बात यह है कि वेरियस इकोनॉमिक्स हैव प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इन द डिफरेंट वे। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को जो है वो प्रेजेंट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग समय पे अलग अलग दृष्टिकोण से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है और कुल डिफिनेशन को, कुल इवोल्यूशन ऑफ डिफिनेशन को उन्होंने 5 क्रम में निर्धारित कर दिया है। हिंदी में भी सेम बात सर। पहला जो है हमारा वेल्थ डिफिनेशन। वेल्थ डिफिनेशन कौन दिए थे? एडम स्मिथ साहब दिए थे सर। कब दिए थे? 1776 को। दैट इज कॉल्ड वेल्थ कॉन्सेप्ट, हमारे एडम स्मिथ साहब है ये। नेक्स्ट बात करेंगे सर वेलफेयर डिफिनेशन। वेलफेयर डिफिनेशन या वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल सर। कब दिए थे? 1890 में। तीसरा बात करें सर तो स्कार्सिटी डिफिनेशन या स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे सर? रॉबिन साहब दिए थे। कब दिए थे? 1932 को दिए थे। नेक्स्ट बात करेंगे सर दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ कॉन्सेप्ट या डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। इन्होंने कब कौन दिए थे? पॉल सैमुएल्सन साहब के दिए थे सर। कब दिए थे? 1948 को। 1948 को पॉल सैमुएल्सन साहब ने जो है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से संबंधित जो है वो इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया था। फिफ्थ बात करेंगे सर तो दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न डिफिनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन कॉन्सेप्ट जो है वो एसी दास साहब ने दिया था सर। कब दिया था? 2011 में। मैं आपसे
एक बात साझा कर रहा हूं, ये बात ये है सर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से एमसीक्यू का प्रश्न जरूर रहेगा सर। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ सकता वेल्थ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वेल्थ कॉन्सेप्ट देने वाले जो व्यक्ति हैं वो एडम स्मिथ साहब है, कब दिया था। यानी आपसे ईयर पूछा जा सकता है, आपको ईयर पूछा जा सकता है या कॉन्सेप्ट, या आपसे नाम दे सकते हैं कि मार्शल साहब ने कौन सा कॉन्सेप्ट पे इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए, खास करके एमसीक्यू के एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी बोर्ड में एग्जामिनेशन हो आपका होगा सर एमसीक्यू, बिहार बोर्ड वाले, झारखंड बोर्ड वाले, राजस्थान बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले, सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट या वेल्थ कॉन्सेप्ट। वेल्थ कॉन्सेप्ट जो है सर एडम स्मिथ ने दिया, कब दिया आपको पता है, 1776 में। लेकिन देखिए वेल्थ कॉन्सेप्ट जब परिभाषित किया गया था तो वेल्थ कॉन्सेप्ट को कुछ लोग समर्थन किए थे और कुछ लोग इसका विरोध किए थे। तो सबसे पहले जानेंगे वेल्थ कॉन्सेप्ट को समर्थन करने वाले लोग। आपको पता ही होगा कि जब आप किसी के साथ युद्ध करते होंगे, किसी के साथ आपका मतभेद चलता होगा, तो कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग आपके विपक्ष में होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से थे एडम स्मिथ के पक्ष में। तो एडम स्मिथ के पक्ष में होने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से थे, खुद तो एडम स्मिथ होंगे। दूसरा कौन थे सर, दूसरा था जेबी से, जेबी साहब भी जो है वो वेल्थ कॉन्सेप्ट को जो है वो सपोर्ट किए थे। तीसरा बात करेंगे सर वालकर साहब, वालकर साहब में जो है उन्होंने भी जो है वो वेल्थ कॉन्सेप्ट को क्या किया था, सपोर्ट किया था। यानी ये तीन जो इकोनॉमिक्स दिख रहे हैं, ये तीनों जो है वो वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट रखते हैं, यानी इन्होंने वेल्थ कॉन्सेप्ट की बात कहा है इकोनॉमिक्स को। कई बार आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, निम्नलिखित में से कौन एडम स्मिथ को सपोर्ट किए थे। आपको ऑप्शन देगा पीगू, कैनन, मार्शल या फिर आपको जेबी से। तो एडम स्मिथ को सपोर्ट करने वाले जेबी से और वालकर थे। नेक्स्ट बात करेंगे सर तुम्हारा वेलफेयर कॉन्सेप्ट या वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट। वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट में भी मार्शल साहब ने दिया था। मार्शल साहब 1890 में दिए थे। मार्शल साहब को कुछ लोग पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे। कौन कौन से वो लोग थे जो मार्शल साहब को सपोर्ट किए थे, यानी वेलफेयर कॉन्सेप्ट की बात कहा था। तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो कौन थे सर, खुद मार्शल साहब थे, पीगू साहब थे और कैनन साहब थे। आप इनको आसान भाषा में याद रखेंगे एमपीसी, वेयर एम फॉर मार्शल, पी फॉर पीगू एंड सी फॉर कैनन। ये तीन नाम है सर जिन्होंने वेलफेयर कॉन्सेप्ट की बात कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट। इसमें भी जो हमारे रॉबिन साहब थे, रॉबिन साहब को भी सपोर्ट करने वाले कुछ इनके पक्ष में थे। रॉबिन साहब को जो सपोर्ट करने वाले थे वे विक्सटीड साहब थे। और ये दोनों जो है सर, इन दोनों का जो व्यू पॉइंट था वो था स्कार्सिटी रिलेटेड। फोर्थ बात करेंगे सर दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट, जिसको पॉल सैमुअल्सन साहब ने दिया था। सैमुअल्सन साहब ने कब दिया था, 1948 में, 1948 में सर। ये नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विजेता थे, याद रखेंगे सर, नोबेल प्राइज विजेता थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और इनका डिफिनेशन था क्या सर, तो इनका डिफिनेशन था, इनका सपोर्ट था ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट से। अब हम लोग सर पढ़ेंगे मॉडर्न रिलेटेड व्यू पॉइंट। और मॉडल रिलेटेड व्यू पॉइंट जो देने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि एसी दास साहब थे। और इन्होंने कब दिया था, 2011 में दिया था। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या था इनका डिफिनेशन और इन्होंने इकोनॉमिक्स के संबंधित क्या क्या दे रखा है बातें। तो देखेंगे ध्यान से कि हमारा वेल्थ कॉन्सेप्ट है क्या। Wealth concept, that is called the science of economics, was born in the publication of Adam Smith, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation in the year 1776। आपको याद रखना है, आपसे लिखा गया है कि the science of economics, यानी जो science of economics है, इसका जो जन्म है वो एडम स्मिथ के द्वारा रचित an inquiry into the nature and causes of wealth of nation जो बुक है। कई बार आपसे पूछ सकता है कि एडम स्मिथ ने कौन सा बुक लिखा था सर, तो देखिए एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा an इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने बिग बुक लिखा था। और ये बुक कब लिखे थे सर, इन्होंने लिखा था 1776 में, 1776 में इन्होंने एक बुक लिखा है। और उसी बुक से द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर
तो इसमें एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपको याद रखना एमसीक्यू के लिए कि एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? एडम स्मिथ साहब है। अगला बात करेंगे सर, तो एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा कि साइंस ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट पे इकोनॉमिक्स को परिभाषित करने वाले, यानी इकोनॉमिक्स को परिभाषित किए थे, कौन किए थे सर? तो एडम स्मिथ साहब ने कौन सा व्यू पॉइंट रखा था? वेल्थ कॉन्सेप्ट के व्यू पॉइंट रखा था। उन्होंने वेल्थ को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, इसी बात को करेंगे। उनका डिफिनेशन क्या था? कई बार आपसे पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स का क्या है डिफिनेशन? तो एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है सर? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है सर, वो धन का भंडार है। ठीक है, और पता है इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपसे लिख देगा इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? चार ऑप्शन दे देंगे, एडम स्मिथ साहब, पिगू साहब, कैनन साहब या आपको मार्शल साहब। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो कौन सा होगा आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ साहब। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा इन दिस डिफिनेशन, इसमें बड़ा ध्यान से देखेंगे सर, इस डिफिनेशन को बहुत, इस लाइन को बहुत गंभीरता से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? इन दिस डिफिनेशन वेल्थ इज गिवन फर्स्ट प्लेस। इन्होंने वेल्थ को पहला प्रायोरिटी दिया और मैन को, यानी मनुष्य को जो है सर, ये दूसरा जो है प्रायोरिटी दिया। आपको याद रखना है, इन्होंने धन को, पैसा को जो है वो पहला प्राथमिकता दिए और दूसरी प्राथमिकता इन्होंने मनुष्य को दिया। ठीक है, यानी मैन, वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर कंपेयर टू मैन। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ साहब। उन्होंने, एडम स्मिथ साहब ने कहा भाई कि पैसा ज्यादा जरूरी है, धन ज्यादा जरूरी है मनुष्य की तुलना में। और ठीक इसके विपरीत कहे थे मार्शल साहब। मार्शल साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मनुष्य जरूरी है, मानव ज्यादा जरूरी है, फिर धन। ठीक है, तो हमारे ये थे हमारा वेल्थ कॉन्सेप्ट। आपको क्या क्या याद रखना है वेल्थ कॉन्सेप्ट में? फटाक से याद रखना। वेल्थ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? एडम स्मिथ साहब दिए थे। कब दिए थे? 1776 में दिया था। कौन सा बुक लिखे थे? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन लिखे थे। इकोनॉमिक्स से क्या थी परिभाषा? तो उन्होंने इकोनॉमिक्स का दिया, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। ये बातें उन्होंने कहा था। कौन कहा था सर? एडम स्मिथ। और कौन सी बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया एज पर कंपेयर टू मैन। नेक्स्ट ध्यान देखेंगे सर हमारा, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर कॉन्सेप्ट। फिर से याद रखेंगे, वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिया था? मार्शल साहब दिए थे। कब दिए? 1890 में दिए थे। और इनके स्टोरी को देखते हैं प्यार से। तो मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर कॉन्सेप्ट इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना है कि कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि मार्शल के द्वारा कौन सा बुक रचित किया गया था। तो मार्शल के द्वारा जो बुक रचित किया गया था उसका नाम है सर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक साइंस। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और ये कब दिए थे सर? 1890 में उन्होंने दिया था। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि मार्शल साहब ने क्या परिभाषा किया। मार्शल साहब ने वेलफेयर कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से परिभाषित किया? तो उनका डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ द अटेनमेंट एंड विथ द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। अब बिल्कुल गंभीरता से समझेंगे, जो भी बातें लिखा हुआ उसको ध्यान से सुन लेंगे आसान भाषा में। इन्होंने कहा सर कि इकोनॉमिक्स जो है इसमें से मनुष्य की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। मनुष्य की वेलफेयर की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ मैन की बात करेंगे। हम मनुष्यों में सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करेंगे, उनकी कल्याण की बात करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पहला प्राथमिकता मनुष्य और दूसरी प्राथमिकता हमारे कौन होंगे? धन होगा। ठीक है, इट इज मेनली कंसर्न, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इट इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन विथ वेल्थ। इन्होंने मनुष्य को ज्यादा प्राथमिकता दिया। इसी डिफिनेशन में से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट था ये आपके सामने हमने रख दिया है। दूसरा, फर्स्ट प्लेस मैन एंड सेकेंड प्लेस वेल्थ। तीसरी बात, इट स्टडी मैन नॉट आइसोलेशन बट मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। इन्होंने कहा क्या कि हम सोशल ग्रुप में लोगों को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे सर,
हिंदी में कंटेंट क्या है हमारा? हिंदी में कंटेंट है मार्शल और अर्थशास्त्र कल्याणवादी विचारधारा को परिभाषित किया है। मार्शल और उनके समकालीन अर्थशास्त्री, यहां पे समकालीन अर्थशास्त्री मतलब क्या होगा सर? यहां पे समकालीन अर्थशास्त्री का मतलब हो गया कि कौन कौन सा मार्शल को सपोर्ट किए थे। तो मार्शल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? आपको पता होना चाहिए कि मार्शल को सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे सर? तो मार्शल को सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हमारे मार्शल खुद, उसके साथ साथ कौन सा आएंगे? मार्शल, पीगू और कैनन। ये जो तीन नाम आपको हमने बताया, कौन कौन सा सर? मार्शल, पीगू और कैनन, ये सब जो हैं वो कौन थे? मार्शल को सपोर्ट करने वाले। तो वह इसीलिए यहां पर क्या होगा? समकालीन अर्थशास्त्री। तो समकालीन अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर, देखिए धन के स्थान पर मानव कल्याण की विचारधारा की स्थापना की है। नेक्स्ट बात करेंगे, इस परिभाषा में मानव को पहली प्राथमिकता दिया गया जबकि धन को दूसरी प्राथमिकता दिया गया। तीसरी बात करेंगे, तीसरा की पॉइंट बात करेंगे तो कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन आर्थिक क्रियाओं की सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से है। बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है सर। इन्होंने कहा कि वहां पर हम आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करेंगे, ऐसा नहीं कि आर्थिक क्रिया को सम्मिलित नहीं करेंगे। आपके मन में आ रहा सर ये आर्थिक क्रिया क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो याद रखेंगे आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर क्रिएट फॉर अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जब हम धन के उपार्जन करने के लिए कोई कार्य करेंगे, कोई काम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। और वो धन के उपार्जन में किया गया काम लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आप किसी को मर्डर कर दिए उसके बदले में आप पैसा मिल गया वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा, ऐसा नहीं है। आर्थिक क्रिया लीगली होना चाहिए, मेरी बात को समझ रहे? और लीगली तरीके से, वैधानिक तरीके से आप काम करके जो पैसा कमाएंगे वो हमारा आर्थिक क्रिया है। तो उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध किससे हो? भौतिक कल्याण से हो। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करेंगे सर, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव क्रियाओं का अध्ययन है। यह जो बात लिखा हुआ है ये एडम्स मार्शल साहब ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से मार्शल साहब ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र के जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव कार्यों का अध्ययन है। यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं भौतिक साधनों के प्राप्ति तथा उपयोग में घनिष्ठतम संबंध है। यही डिफिनेशन जो है मार्शल साहब ने इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बताया है। मैं आसान भाषा में फिर से रिपीट कर रहा हूं। मार्शल साहब ने बोला कि आर्थिक क्रिया यानी धन आवश्यक है लेकिन मनुष्य से पहले नहीं, पहले मनुष्य, पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे ह्यूमन है, ठीक है, हमारे पर्सन है, मैन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है सर हमारा धन। धन जो है वो धन कमाना है लेकिन किसके लिए? मनुष्यों के कल्याण के लिए, ठीक है। ये बात जो है उन्होंने क्या कहा? मार्शल साहब ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा, नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड द स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे सर? तो आपको पता होना चाहिए स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट जो है रॉबिन साहब दिए थे। रॉबिन साहब ने क्या किया सर? डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट पे। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है सर? रॉबिन साहब ने एक बुक लिखी थी, बुक का क्या नाम था सर? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस 1932 को। यानी रॉबिन साहब ने सर एक बुक लिखी 1932 में, नेचर एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और उसमें उन्होंने जो है वो स्कार्सिटी डिफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग। उन्होंने क्या लिखा है अपने डिफिनेशन में सर? ध्यान से समझेंगे क्योंकि इनका डिफिनेशन वन ऑफ द बेस्ट डिफिनेशन है सर इकोनॉमिक्स का, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली बात कहा है। क्या कहा है? ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स कुछ और नहीं सर बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है। क्या है सर? फिर से रिपीट कीजिए। उन्होंने ये कहा इकोनॉमिक्स कुछ और नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। फिर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, साथ ही साथ वो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच रिलेशनशिप है सर? स्केयर मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, दो की पॉइंट है सर। दो की पॉइंट कौन सा है? आप उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे की पॉइंट को कि दो की पॉइंट कौन कौन सा है। पहला जो की पॉइंट है सर वो है आपका स्केयर इंड्स, और दूसरा की पॉइंट है सर आपका स्केयर। ये दोनों को आपको क्या कर लेना है सर? ध्यान में रखना है। इंड्स एंड स्केयर ये दो जो है वो की पॉइंट है। पहला आपको हमने क्या बताया? पहला बताया इंड्स और दूसरा जो है सर कौन सा आपका? स्केयर, विच मीन्स हैव अल्टरनेटिव
विच मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर इंड्स क्या है, इंड्स किसे कहते हैं? तो देखो इंड्स का मतलब हो गया ह्यूमन वांट्स, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सर, ये बहुत ज्यादा जो है आसान कर देता है रॉबिन साहब के डिफिनेशन को समझने में, ठीक है। रॉबिन साहब ने इंड्स का मतलब बताया ह्यूमन वांट्स से, और मीन्स का मतलब बताया है रिसोर्स विच वांट्स फुलफिल्ड, ठीक है। इंड्स का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन वांट्स, और मीन्स का मतलब हो गया वह रिसोर्स जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते। आसान भाषा में समझेंगे रॉबिन साहब ने क्या कहा। रॉबिन साहब ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। भैया इकोनॉमिक्स कुछ और नहीं है बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यह रिलेशनशिप है इंड्स एंड मीन्स का, मतलब जो आपका ह्यूमन वांट्स है, यानी कि ह्यूमन वांट्स जो है, और साथ ही साथ वह वांट्स जो मनुष्य की जो इच्छा है, वह इच्छा जो है वह रिसोर्स जो संतुष्ट कर देगा, उनके बीच में यह संबंध को बताता है। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बात कहा है इस डिफिनेशन में। अगर उनका कंक्लूजन निकाले तो उन्होंने बताया है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो असीमित है, और रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स हमारा क्या है? लिमिटेड है। यह बात बताने वाले कोई और नहीं थे बल्कि रॉबिन साहब थे। रॉबिन साहब ने ही बताया था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्स आर लिमिटेड, और लिमिटेड रिसोर्स में से जब हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को खत्म कर देते हैं, वही तो है इकोनॉमिक्स। बहुत प्यारा सा डिफिनेशन है सर इनका, बहुत रियलिस्टिक डिफिनेशन है रॉबिन साहब का। और यह डिफिनेशन कब दिए थे? 1932 में दिए थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक बुक लिखा था, और बुक का नाम क्या था सर? हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। नेक्स्ट बात है सर इनका डिफिनेशन में, रॉबिन्स हैज इंक्लूड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं अभी, रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड एंड्स इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम आपके साथ अभी साझा किया, सेम वही बात यहां पर लिखा हुआ है सर। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा हिंदी में, बात करें हिंदी में कंटेंट को, तो दुर्लभता संबंधित विचारधारा, स्कार्सिटी को क्या कहा जाता है? दुर्लभता संबंधित विचारधारा। और ये आप जो देख रहे हैं ना सर पिक्चर, बहुत प्यारा सा, वो रॉबिन साहब है, ठीक है। कौन से? रॉबिन साहब। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता संबंधित विचारधारा में परिभाषित किया। रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता संबंधित विचारधारा में परिभाषित किया। नेक्स्ट बात करें सर, तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन और असीमित साध्यों से संबंधित चुनाव समस्याओं को सम्मिलित किया है। बड़ा गहरा लाइन लिखा हुआ है सर, ये लाइन बहुत ही गहरा है, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। रॉबिन्स ने बताया है कि सीमित साधन में मतलब लिमिटेड, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, और अनलिमिटेड जो हमारा असीमित साधन मतलब अनलिमिटेड जो हमारा वांट्स है, और इनके बीच जो है हम रिलेशन को प्रकट करते हैं, इनके बीच जो है वो संबंध को स्पष्ट करते हैं, और इसमें से जो है सर हम चुनाव समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। हम इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जो है वो दूर करते हैं। नेक्स्ट है सर, रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ कॉन्सेप्ट। ग्रोथ कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? तो पॉल सैमुएल्सन साहब ने सर जो है वो इकोनॉमिक्स को ग्रोथ कॉन्सेप्ट यानी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में परिभाषित किया है। क्या है इनका डिफिनेशन, उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये आपको जो चेहरा दिख रहा है, ये चेहरा बहुत खास है सर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विजेता हैं। और ये नोबेल प्राइज जो है सर इकोनॉमिक्स में कब इनको मिला था? 1970 में सर इनको नोबेल प्राइज जो है वो इकोनॉमिक्स में गेन किए, प्राप्त कर चुके। बहुत लेजेंड आदमी है सर, क्या बताएं हम। जितना भी हमने नाम ले रखा है सर, एडम स्मिथ साहब, मार्शल साहब, ठीक है, रॉबिन साहब, ठीक है, सैमुएल्सन साहब, ये सारे के सारे बहुत लेजेंड है सर इकोनॉमिक्स में। मैं क्या बताऊं, आप इनका पढ़ेंगे मजा आ जाएगा, और हम लोग पढ़ी तो रहे हैं। Economics Nobel Prize winner 1970 Paul Samuelson proposed a dynamic definition in his book An Introductory Analysis 1948। याद रखना है कि इनका बुक का नाम क्या था? An Introductory Analysis। और ये बुक कब लिखे थे? 1948 में लिखे थे। कौन? हम नहीं सर, हम इतना बड़ा आदमी नहीं है। हम तो सर ये जो भी लोग लिखे हैं हम इनका कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने बस पढ़ के सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बस अपन सर इतना ही है। ये सब लेजेंड प्लेयर है सर। तो उन्होंने 1948 में लिखा, क्या लिखा है सर, इसको ध्यान से समझेंगे। उन्होंने लिखा कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स लाइक सैमुएल्सन हैज इंक्लूड ग्रोथ बेस्ड
एक्टिविटी इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि देखिए भैया सब कुछ तो सही है, पैसा भी जरूरी है, मनुष्य का कल्याण भी जरूरी है, और रॉबिन साहब जो बोले वो भी सब सही है, ईच एंड एवरीथिंग सही है, लेकिन देखिए इकोनॉमिक का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है ना, अर्थव्यवस्था का विकास बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस किया है। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोथ द एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, अंडरलाइन करते हुए चीजों को समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने सर ना पूरा का पूरा जो डिफिनेशन आपको दिख रहा है वो दो ही की पॉइंट पर किया है। पहला की पॉइंट जो है सर इनका ये है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। हम इधर लिख दे रहे हैं सर, पहला की पॉइंट इनका ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, जब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वितरण करेंगे, ठीक है। और दूसरा बात उन्होंने लिखा है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ आर द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स। दूसरा उन्होंने बताया कि साथ ही साथ आप इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखेंगे, और उसी से रिगार्डिंग जो है ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी इन द चूजिंग विथ और विदाउट मनी एंड टू एम्प्लॉय अ स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव टू यूज प्रोडक्टिव वेरियस कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम द कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर along the various person and the group in the society. Economics analysis is the cost and benefit of improving patterns of the resource users. मैं बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं कि इन्होंने क्या बताया। उन्होंने यही बताया कि देखिए रिसोर्सेस हमारे पास जो है सर वो कैसा है, तो लिमिटेड है, आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्यार से करेंगे, और साथ ही साथ जो है सर आप क्या करेंगे कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे रिसोर्सेस का, तो आप वितरण पे भी जो है माफ करेंगे सर, आप जो है वो कल्याण यानी कि अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के बारे में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ कॉन्सेप्ट, जो विकास संबंधित विचारधारा है जो पॉल सिमुलेशन साहब ने दिया है। लेकिन हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में सर अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता 1970 में सॉल्यूशन ने अपनी पुस्तक में ये सारी कंटेंट आपको समझा चुका। आधुनिक अर्थव्यवस्था में विकास केंद्रित समस्याओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया। ये इनका की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कि इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या बताया कि सॉल्यूशन के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित संसाधन, पहला की पॉइंट, और दूसरा की पॉइंट क्या बताया कि आर्थिक विकास के पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। आखिरी हम लोग पढ़ेंगे सर, आखिरी हमारा जो है दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि आधुनिक संबंधी विचारधारा, आधुनिक संबंधी विचारधारा जो देने वाले शख्सियत थे वो कोई और नहीं थे सर, बहुत प्यारे नाम है सर, एसी दास साहब थे, ठीक है। इन्होंने कब दिया, इन्होंने 2011 में दे रखा है सर। कब दिया, 2011 में, जिस समय हमारा क्या भारत वर्ल्ड कप जीता था। किसका सर, 2020 का नहीं, तो 50-50 यानी 50 ओवर का जो मुकाबला था उसमें भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। उसी समय एसी देश साहब ने, ठीक है, ये अपना कहानी लिख रहे थे और उन्होंने एक कहानी जोड़ दिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी इकोनॉमिक्स को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एसी दास, a study of choice by all in maximizing productivity and consumption benefit with the given resource of a scarce and surplus with the present and future needs। बड़ा ध्यान से समझेंगे सर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए दुर्लभ, दुर्लभ मतलब सर जब आपके पास कमी हो, स्कार्सिटी, एंड अधिशेष, अधिशेष मतलब जब आपके पास सरप्लस हो। देखिए इकोनॉमी में दो तरह की बातें होंगे, जब कोई ना कोई गुड्स का आपके पास सरप्लस होगा और कोई ना कोई गुड्स का, कमोडिटी का आपके पास क्या होगा, स्कार्सिटी होगा। तो जो सरप्लस है और जो स्कार्सिटी है उसके बाद बेहतर कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी जब आपके पास सरप्लस है तो उसका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब आपका स्कार्सिटी है उसका भी हम क्या करेंगे, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसा एसी दास साहब ने कहा है कि दिन दिए गए संसाधनों के साथ उत्पादन और उपभोग लाभ को अधिकतम करने के लिए सभी विकल्पों का अध्ययन किया जाता है। आप इनका की पॉइंट समझेंगे। पहला की पॉइंट है इनका दुर्लभ यानी स्कार्सिटी, दूसरा की पॉइंट है सर इनका सरप्लस, तीसरा की पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, और चौथा जो हमारा की पॉइंट है सर दैट इज कॉल्ड उपभोग, यानी कि आप स्कार्सिटी और सरप्लस को बहुत अच्छे तरह से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और
उत्पादन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कंजम्पशन भी करेंगे सर। और इस कंजम्पशन को, इस प्रोडक्शन को अधिकतम करने के लिए सभी विकल्पों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही बात जो है वो कौन सा कहे थे, एसी दास साहब ने कहा था। ठीक है, आप इतना सारा प्यार देने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय सूरज क्लासेस आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। थैंक यू सो मच।